हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एक्सपर्ट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्यों यूज किया जाता है, स्टील और आरसीसी में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम देखेंगे। सेकेंड है आईएस कोड्स एंड स्टील टेबल। कोई भी स्ट्रक्चर हमको डिजाइन करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर हर कंट्री का कोड होता है। जैसे इंडिया में कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो उसको हम बोलते हैं आईएस कोड्स। और स्टील टेबल जो कि वो स्टील सेक्शंस की प्रॉपर्टीज देखने के लिए यूज किया जाता है। देन थर्ड देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस। डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं, जैसे एंगल सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, वो देखेंगे। फोर्थ है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। अभी कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे आरसीसी या फिर स्टील हो, उसको हमको डिजाइन करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर मेथड यूज करना पड़ता है। बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें एक मेथड है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। लास्ट में देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे स्टील या आरसीसी, उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स। स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। हम सबको पता है कि आरसीसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और स्टील भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो स्टील और आरसीसी में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। स्टील जो है वो ड्यूरेबल है और आरसीसी ड्यूरेबल नहीं है। मतलब है ड्यूरेबल बट इतना नहीं है जितना एज कम्पेयर टू स्टील। स्टील ज्यादा मोर ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू आरसीसी। इसके अलावा जो स्टील है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब हम स्टील को किसी भी शेप में दे सकते हैं, जबकि आरसीसी में ऐसा नहीं होता है। और जो स्टील है वो रीयूजेबल है। अब स्टील स्ट्रक्चर रीयूजेबल है, इसका एडवांटेज ये है कि अगर मुझे सपोज कोई स्ट्रक्चर मैंने आज की डेट में बनाया, मेरे को 10-15 साल बाद वो स्ट्रक्चर को चेंज करके दूसरा शेप देना है, तो ये आरसीसी में मुश्किल है। मतलब मुझे पूरा तोड़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर मुझे नए सिरे से आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो मुझे चाहिए। बट स्टील में ऐसा नहीं है। स्टील में हमको तोड़ना तो है बट जो मटेरियल है वही यूज होगा। बात समझ में आ रही। इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर्स के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो ये कुछ स्टील स्ट्रक्चर्स है जो मैंने यहाँ लिखे हुए। सबसे पहले है कॉलम्स। कॉलम भी जो आजकल के स्टील्स के होते हैं। इसके अलावा जो चिमनीज है, चिमनीज इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। वाटर टैंक्स, कोई भी वाटर टैंक्स हो, एलिवेटेड हो, ग्राउंड पर हो या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हो, वो भी स्टील के बनते हैं। इसके अलावा ब्रिजेस में एग्जांपल ले लेते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म। हमको अगर प्लेटफॉर्म चेंज करना है तो वहां पर जो हमको ब्रिजेस होते हैं इन जनरली वो भी स्टील के ही होते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। इसके अलावा बिल्डिंग्स, स्टील बिल्डिंग्स भी होते हैं बट उसके लिमिटेशंस है, मतलब एक लिमिट तक ही बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन टावर्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। हमने देखा रहेगा हाईवेज वगैरह पे ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, वो भी स्टील के होते हैं। इसके अलावा गैंट्री गर्डर्स या फिर रूफ ट्रसेस। सेकेंड है आईएस कोड्स एंड स्टील टेबल। सबसे पहले जो कोड है वो आईएस 800/2007 जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। आईएस मीन इंडियन स्टैंडर्ड। 800 ये इसका कोड नंबर है और 2007 ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। ठीक है, लास्ट टाइम ये 2007 में पब्लिश हुआ था, इसके बाद ही मॉडिफाई नहीं हुआ। इस कोड में हमको स्टील के मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे कॉम्प्रेशन मेंबर हो, चाहे टेंशन मेंबर हो, या फिर कनेक्शन हो, चाहे बोल्टेड कनेक्शन हो, वेल्डेड कनेक्शन हो, जो भी है, इस कोड में हमको हर एक फॉर्मुलेस दिए हुए और हर एक स्टेप्स दिए हुए। अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमको डिजाइन करना है तो उसको ये स्टेप से हमको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड है आईएस 808/1989, जिसको हम बेसिकली स्टील टेबल भी बोलते हैं। इसके अंदर हमको सेक्शन की प्रॉपर्टीज लिखना होता है। अभी चाहे एंगल सेक्शन हो, सी सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, सेक्शंस की प्रॉपर्टीज मींस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसका वेट कितना है, और भी बहुत सारी चीजें हमको उसमें देखना रहता है। अब उसके बाद बारी आती है लोड एक्टिंग ऑन स्टील स्ट्रक्चर्स। चाहे स्टील हो चाहे आरसीसी हो, अकॉर्डिंग टू इन सब आईएस कोड के मुताबिक ही हमको लोड का सिलेक्शन करना रहता है। सबसे पहला आता है आईएस 875/1987 पार्ट 1, जो कि बेसिकली डेड लोड के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है आईएस 875/1987 पार्ट 2। ये जो कोड है ये लाइव लोड के लिए यूज किया जाता है। अभी सपोज हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए लोड कितना लेना है हमको डिजाइन करते समय, वो हम देखेंगे इसमें। सपोज अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या और भी कोई अदर स्ट्रक्चर है तो उसके लिए इस आईएस कोड में लाइव लोड दिया हुआ है।
देन उसके बाद थर्ड है IS 875 1987 पार्ट 3, जो कि विंड लोड के लिए है। इस कोड में टोटल विंड लोड अलग अलग एरियाज के हिसाब से दिया हुआ है। सपोज अगर मुंबई एक सिटी है तो उस मुंबई में विंड का स्पीड कितना है उस हिसाब से हमको उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। देन इसके बाद लास्ट है IS 875 1987 पार्ट 4, ये स्नो लोड के लिए है। जनरली जो स्नो एरियाज है जहाँ पर स्नो होता है उस वहां पर इस कोड का यूज किया जाता है, अदरवाइज ये कोड हमको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस। सबसे पहले आता है एंगल सेक्शन। सबसे कॉमन सेक्शन है ये, आपने इसको डे टू डे लाइफ में देखा रहेगा। कोई भी इंडस्ट्रीज हो या वेयर हाउस वगैरह हो या फिर हमारे घर की छत हो, उस पे आपने देखा रहेगा ये जो रूफ होता है उसको सपोर्ट देने के लिए एंगल सेक्शन का यूज किया जाता है, जो कि एल शेप में होता है। साइड से हम देखेंगे तो हमको एल शेप में दिखेगा। नेक्स्ट होता है चैनल सेक्शन, इसको हम सी सेक्शन भी बोलते हैं। ये जो सेक्शन होता है सबसे हेवियर सेक्शन माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसका यूज एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर या एज अ हम कॉलम भी बोल सकते हैं, एज अ बीम डिजाइन करने के तौर पर यूज किया जाता है बिल्डिंग्स या फिर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स में। देन इसके अलावा आई सेक्शन भी ये कॉमन सेक्शन है, यहाँ पे देखा रहा है कॉलम या बीम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद आता है टी सेक्शन ये थोड़ा रेयर केस में यूज होता है बट इसका भी यूज है एज अ इंडस्ट्रीज। देन नेक्स्ट है हॉलो स्क्वायर सेक्शन। देन उसके बाद आता है हॉलो सर्कुलर सेक्शन। इसके बाद आता है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, सॉलिड रेक्टेंगल सेक्शन, सॉलिड स्क्वायर सेक्शन, और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसका यूज इंडस्ट्रीज में होता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ सेक्शंस है। अभी मैंने बोला जैसे कि IS 808 जो है जिसको हम स्टील टेबल बोलते हैं, उस स्टील टेबल में इन सब सेक्शंस के प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, मींस अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग साइज दिए हुए हैं। उन साइज के बेसिस पर उसका वेट दिया हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है और भी बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। तो जब भी हमको कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना रहेगा तो हम डिजाइन करते समय उस स्टील टेबल की मदद से हम इन सब प्रॉपर्टीज को देखेंगे, देन उसको डिजाइन करेंगे और जो फॉर्मूला यूज करना रहेगा हमको वो IS 800 टेबल की मदद से यूज करेंगे। नेक्स्ट है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LSM। इससे पहले दो मेथड यूज होते थे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, एक था वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक था अल्टीमेट लोड मेथड। इन दोनों मेथड्स में कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक नया मेथड बनाया गया जिसको बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था ये टोटल बेस्ड था सर्विसेबिलिटी पर। यहाँ पर स्ट्रेंथ वगैरह मैटर नहीं करता था, मेन जो था वो मटेरियल की सर्विसेबिलिटी देखा जाता था। ठीक है, स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं किया जाता था। और जो अल्टीमेट लोड मेथड था उसके अंदर ये बेस्ड था टोटल कोलैप्स पर। ठीक है, होता क्या था, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है इसका जो सर्विसेबिलिटी मेन इंपॉर्टेंट है, तो इसके होता क्या था, जो स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट था वो बढ़ जाता था। बात समझ में आ रही, जो स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट था वो बढ़ जाता था। और जो अल्टीमेट लोड मेथड था उसके जो स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट था वो कम होता था। तो इसकी वजह से जो वर्किंग स्ट्रेस है इसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था वो ज़्यादा था। और जो अल्टीमेट लोड मेथड है उसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा था। इनिशियल कॉस्ट तो कम था क्योंकि मटेरियल बचा रहे हो, अब वेट कम हो जा रहा है, तो इनिशियल कॉस्ट तो कम था बट जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट था वो बढ़ जाता था अल्टीमेट लोड मेथड में। इस बिना पर देखा गया और नया मेथड बनाया गया जिसको बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, आप ये ग्राफ में देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, ये बेसिक स्टील मटेरियल के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं O से लेके B तक जो जोन होता है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक जोन या फिर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। जो B से लेकर E तक का जो जोन होता है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक जोन या फिर प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। जो वर्किंग स्ट्रेस था उसके अंदर जो डिजाइनिंग किया जाता था वो एज अ इलास्टिक बिहेवियर, मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर के तौर पर के लिए डिजाइन किया जाता था। बट जो लिमिट स्टेट मेथड है इसके अंदर जो डिजाइन किया जाता है वो प्लास्टिक बिहेवियर के तौर पर, मतलब एज अ प्लास्टिक स्टेट में माना जाता है। ठीक है,
तो इसकी वजह से होता क्या है लिमिट स्टेट मेथड में, वो हमको सर्विसेबिलिटी तो देता ही है, साथ साथ उसके अंदर स्ट्रेंथ भी होता है। ठीक है, ये मेन फैक्टर है, सर्विसेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कोई भी स्ट्रक्चर है स्टील आरसीसी, दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कुछ भी हो सकता है, बट वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को समझने से पहले हमको 2 बेसिक्स पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है डिजाइन स्ट्रेस, जिसको हम वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। डिजाइन स्ट्रेस क्या होता है, अभी कोई भी सेक्शन है या कोई भी स्ट्रक्चर है, हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइन किस बेसिस पर कर रहे हैं, मतलब कितने लोड के लिए कर रहे हैं या कितने स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस। जो वर्क होने वाला है, जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आने वाला है या स्ट्रेस आने वाला है। ठीक है, जो सेकंड होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस, या इसको हम यील्ड स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, उस सेक्शन या फिर उस स्ट्रक्चर की कैपेसिटी होती है कि भाई उस स्ट्रक्चर की कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डिजाइन स्ट्रेस। यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सपोज ये एक एंगल सेक्शन है, इसकी जो लोड बेयर करने की कैपेसिटी है या मैक्सिमम स्ट्रेस बोलेंगे, सपोज वो 300 किलो न्यूटन है, और जब हम उसको डिजाइन कर रहे हैं उसको 100 किलो न्यूटन के हिसाब से कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट देखा जाए तो उसकी कैपेसिटी तो ज्यादा है, बट जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो 100 के लिए, इस हिसाब से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है 3। इसका मतलब ये है कि मैंने जो एंगल डिजाइन किया है वो डिजाइन करने के लिए तो 100 किलो न्यूटन उसको चाहिए, डिजाइन किया है, बट जो उसकी कैपेसिटी है एक्चुअल में वो 300 किलो न्यूटन है। मतलब 100 से अगर ज्यादा भी होता है कि तो वो स्ट्रक्चर या फिर वो एंगल जो है हमारा वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, आपने देखा रहेगा जो फैक्ट्रीज वगैरह में होता है वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, तो इसके लिए वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू साइड पर जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो वैसा नहीं मिल पाता जैसा कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में मिलता है। ये कुछ बेसिक्स था स्टील स्ट्रक्चर का, जो कि बहुत डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट्स को आना चाहिए। अगर नहीं भी आता रहेगा तो ऊपर से आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है डिजाइन ऑफ कनेक्शंस के ऊपर। कनेक्शंस में हम देखेंगे डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, देन उसके बाद डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन और आईएस कोड को उसमें क्या यूज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।